आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समानार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि नाम मात्र का अंतर होता है, जो आपको देखने में तो ये लगेगा कि ये तो अर्थ इनका सेम है, चाहे कोई शब्द यूज कर लो, पर अंतर होता है उसमें। और वो छोटा सा वो नाम मात्र का अंतर आपके शब्द की, आपके वाक्य की, आपके निबंध की, आपके प्रश्न पत्र को नुकसान पहुंचा देगा। तो आज हम इस समानार्थक शब्दों में पढ़ेंगे। देखिए अपना प्रमुख जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है। एक तो होता है अज्ञेय और एक होता है अनभिज्ञ। तो इसमें क्या है अज्ञेय और अनभिज्ञ में कि क्या होता है ज्ञानी आदमी, और ए का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। मेरी बात समझना ध्यान से। क्या होता है ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अनभिज्ञ। अब मैं कह दूंगा, अब देखो जिसको अनुभव नहीं हो ना, मेरे को तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूं। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब जिसको अनुभव नहीं हो, उसके बारे में पता ही नहीं हो, उसको अनभिज्ञ बोलेंगे। अगला देखो, अब कई बार हम ये लिखते हैं ना, सजीव वस्तुओं के नाम लिखो, निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखो, और हम है ना, मान लो सजीव में लिख दिया हमने, पेड़ पौधे लिख दिया, चिड़िया लिख दिया, पक्षी लिख दिया, और इसके आगे लिख दिया हमने आदि। कुछ बच्चे क्या काम कर देते हैं, इत्यादि लिख देते हैं। अब उनको ये रियल में पता नहीं है कि आदि किसके पीछे लिखना होता है। जिस तरीके से देखो, मान लो 1 2 3 4 और फिर यहां पर लिख देंगे, कोई तो आदि लिख देगा, कोई इत्यादि लिख देगा। देखिए आदि कहां आता है, इत्यादि कहां आता है। तो इसमें क्या है, आदि और इत्यादि। सिर्फ देखो, एक या दो उदाहरण के बाद, हमने दो उदाहरण लिखे, मान लो हमने लिख दिया निर्जीव के लिख दिए पुस्तक और पेन, और उसके बाद में हमने आदि लिख दिया, तो ठीक है। और दो से अधिक लिखेंगे, उसके बाद में हमारे को इत्यादि लिखना पड़ेगा। एक या दो लिखेंगे तो आदि लगाना है, और दो से अधिक उदाहरण लिख के और फिर लगाओगे तो आपको इत्यादि लगाना है। देखो अंतर, वरना तो अधिकतर बच्चे तो यही करते हैं, आंखें बंद करके आदि ठीक है, इत्यादि ठीक है। समझ रहे हो मेरी लाइन। किराया और भाड़ा में क्या अंतर है। जो गांव के बुजुर्ग आदमी है ना, वो ठीक बोलते हैं, फिर मेरा इतना भाड़ा लग गया। भाड़ा मतलब बस का, परिवहन का। और हम जो ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, वो कहते हैं हमारा तो इतना किराया लगा। किराया मकान का होता है, भाड़ा बस का है, परिवहन का है। बस में इतना भाड़ा लग गया मेरा। समझ रहे हो मेरी लाइन, किराया और भाड़ा में अंतर। अगला प्रश्न, एक तो होता है नमस्कार, एक होता है प्रणाम। अब नमस्कार और प्रणाम में क्या है, मान लो आपके बराबर के या आपसे छोटे हैं, मान वो हम अपने बराबर वालों को करते हैं, हम अपने बराबर वालों को नमस्ते करेंगे, नमस्कार, और बड़ों को करेंगे प्रणाम। पर सभी को चलता है नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो देखो बराबर वालों के लिए नमस्कार और अपने से बड़ों के लिए प्रणाम। समझ रहे मेरी लाइन, बराबर वाले बड़ों वाले। ईर्ष्या और सप्रदा में क्या अंतर है। आप नौकरी लगे, आप नौकरी लगे और कोई पड़ोसी बच्चा या पड़ोसी लोग आपको देखे ये करे कि मेरे को भी नौकरी लगना है, तो वो तो है सप्रदा। विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना, भी मैं भी लगूंगा। मेरा कहने का मतलब नौकरी मैं भी लगूंगा, उसको तो बोलते हैं सप्रदा। ये देखो। और ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। नौकरी लग गया, वो कच्ची लग गया होगा, हट जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, इस नौकरी पर तो केस चलन लग रहे हैं, हट जाएगा, हट जाएगा। इस तरीके की बात, मतलब जलन अनुभव होना। जलन,
दूसरों की प्रगति सहन न कर पाने से उत्पन्न भाव। तो ये यदि मैं कहूंगा भी मैं नौकरी लग जाऊंगा तो वो उसको कहेंगे स्पर्धा, कंपटीशन, आगे बढ़ने की इच्छा। और ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, ना उसका नुकसान करना है अपनी भावनाओं से, तो वो है ईर्ष्या। मेरी बात समझ गए होंगे। युद्ध और लड़ाई में क्या होता है जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है तो इसको युद्ध बोलेंगे। और मान लो किसी पड़ोसी के साथ या नॉर्मल से बंदों की आपस में कोई तू में हो जाए, उसको हम लड़ाई बोलेंगे। लड़ाई और युद्ध का मतलब, युद्ध मतलब दो सेनाओं के बीच लड़ाई, भारत और पाकिस्तान के। और लड़ाई का मतलब क्या हुआ, आम मनुष्य, दो नाम मात्र के जो लोग हैं ना, उनके अंदर बीच में झगड़ा, उसको बोलेंगे लड़ाई। ठीक है भाई। अगला, हत्या और वध में क्या है। गांव के अंदर कोई भी बंदा है और वो किसी को मार दे, हत्या है। वध का मतलब है कोई गलत आदमी है, उसको उन्होंने मतलब तंग कर रखा है, उसको मारना वध है। आप महाभारत में पढ़ोगे या श्री कृष्ण के बारे में पढ़ोगे तो वहां जो है ना भी उस देवी देवता ने उसको मारा तो उसका वध किया, क्योंकि वो जनता को तंग कर रहा था। तो देखिए, किसी निरपराध, उसने अपराध नहीं कर रखा मतलब निरपराध है, को मारना तो हत्या है। किसी अत्याचारी को मारना वध है, मतलब जनता को तंग कर रखा है इसने, इसको मारेंगे तो वध है और इसको मारेंगे तो हत्या है। अगला, गीला और भीगा में क्या अंतर है। मान लो आपके कपड़े हैं वो सारे के सारे गिल्ले हैं तो वो उसको कहेंगे भीगा है भाई, पूरा गिला। और मान लो आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका 10% या 15% या 5% भीगा हुआ है, उसको गिल्ला कहेंगे। बरसात में आप नाम मात्र के भिगोगे तो गिल्ला ही कहोगे, या कई बार कपड़े बाहर सुखा रखे आपने और आप कहोगे ये तो गिल्ले हैं। गिल्ले का मतलब वो सारे गिल्ले सारे भिगे हुए नहीं है, कुछ पार्ट उसका गिल्ला है। ठीक है, थोड़ा, उसके अंदर नमी की मात्रा थोड़ी है, कम है। गीला और भीगा में अंतर देखिए आप। नाप और माप में क्या अंतर है। जब आप कपड़े लेने जाओगे, कपड़ा, यहां पर देखिए कपड़ा, तो वो नाप करता है, लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो इसको क्या बोलोगे, नाप। तो माप किसको बोलोगे। माप का मतलब होता है किलोग्राम, मतलब लिक्विड पदार्थ, समझ रहे हैं लाइन। मापना 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, इसको बोलेंगे माप। ऊपर वाले को बोलेंगे नाप। ठीक है। अब टेलर के पास जाते हैं तो यही कहते हैं ना कि माप ले लो, नाप ले लो, तो इसका मतलब यह टेलर के पास जाओगे तो नाप शब्द का यूज करना पड़ेगा आप। अगला प्रश्न अपना आसान है पर थोड़ा सा समझने की बात है। मैं कल एक टॉपिक पढ़ रहा था महात्मा बुद्ध के बारे में, तो क्या है कि मैंने ना वो मध्यम मार्ग यूज किया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग के बारे में कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं बढ़ेगी तो हमारे दुख बढ़ेंगे। तो किसी ने पूछा कि हमारे को इच्छा मारने के लिए या इच्छा को कंट्रोल करने के लिए किस माध्यम का यूज करें, तो उन्होंने कहा आप अष्ट मार्ग का यूज करो, जिसको महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है। उस मध्यम मार्ग में महात्मा बुद्ध ने एक लाइन कही है, वीणा को, वीणा का तार होता है ना, वीणा का तार, वीणा के तार को इतना टाइट भी ना करो, इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि उससे कोई सुर भी ना निकले। तो मैंने ना तो अपना इस टॉपिक को ज्यादा कठिन बनाया है, ना इसको निम्न रखा है, इसको मध्यम रखा है। इसमें मैंने वो उदाहरण लिए हैं जो आपकी पेपर की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण। तो अपना ये देखिए अगला, खाल और चमड़े में क्या अंतर होता है। देखिए, कोई पशु मर गया
कोई पशु जीवित है, उसकी जो चमड़ी को बोलेंगे खाल, और खाल को के बाल को अलग कर देंगे या उसका मतलब शुद्धिकरण कर देंगे। किसके लिए? चाहे वो जूती के लिए हो, चाहे कोई वो अन्य चीज के लिए हो। तो उसको शुद्ध करना, खाल को शुद्ध करना चमड़ा है। खाल किसको बोलेंगे? खाल बोलेंगे अशुद्ध परत को। डायरेक्ट बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। खाल और चमड़ी डायरेक्ट है, खाल है। उस खाल को थोड़ा सा शुद्ध कर दिया, उसमें बाल अलग कर दिए या उसकी सफाई कर दी, तो वो चमड़ा है। और चमड़ा किसके लिए यूज करेंगे? जूती जाति के लिए या कोई और चीज के लिए। तो इसमें देखिए, किसी पशु की कच्ची चमड़ी, तो वो खाल है। और खाल को साफ कर दिया, मतलब उसको ठीक कर दिया, तो वो जिसका जूती जाति में यूज करते हैं, तो इसका आपका आएगा चमड़ा। सम्राट और राजा में क्या अंतर है? सम्राट राजा का बड़ा रूप है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि राजा और सम्राट में कोई डिफरेंस नहीं है। राजाओं का राजा सम्राट है। यदि मैं आपको नॉर्मल परिभाषा बताऊं, जब हमारे मुख्यमंत्री की बात आती है तो हम उसको राजा मान लेते हैं, और जब हम प्रधानमंत्री की बात आती है तो हम उसको सम्राट मान लेंगे। फिर आपकी समझ में आ जाएगा। सम्राट बड़ी इकाई है, मतलब प्रधानमंत्री मान लेता हूं कि भी अपने भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी का मुखिया, मतलब भारत का मुखिया प्रधानमंत्री है। तो मैं यहां प्रधानमंत्री लिख देता हूं सम्राट के आगे, और यहां लिख देता हूं सीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सम्राट का मतलब राजाओं का राजा, और राजा का मतलब है एक साधारण भूपति, भूमि का पति। अगला प्रश्न अपना, भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर होता है? यदि मैं स्टेज पर बोल रहा हूं, और मैं आगे मेरे पास कोई भी पेज नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कोई मतलब नोट्स नहीं है, तो वो मेरा होगा भाषण। अभिभाषण उसको कहते हैं, कई बार आपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का देखते हैं तो वो अपने आगे एक पेज रखते हैं, उसमें पेज को पढ़ते पढ़ते बोलते हैं, उसको देख के फिर बोलते रहते हैं, उसको बोलेंगे अभिभाषण। अभिभाषण पहले से ही प्रीप्लान होता है, तैयार होता है। भाषण पहले से तैयार नहीं होता है, वो अपने से दिमाग में हो सकता है कोई दो नई चीज ऐड भी कर दे। अभिभाषण में कोई चीज ऐड करने की संभावना बहुत कम होती है। तो समझिए अपना, भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर है। वो भाषण हो गया मौखिक, और अभिभाषण होता है लिखित। मान लो आप बोलोगे तो उसको मैंने भाषण लिख दिया, और यदि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या प्रेसिडेंट बोलेंगे तो उसको मैंने लिख दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात आई तो उसका आएगा अभिभाषण। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निधन और मृत्यु में क्या अंतर है? मान लो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई ऐसा लीडर, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी पहचान ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे निधन, और अपने समाचारों में आएगा उसकी आज मृत्यु, निधन हो चुका है। यदि अपना गांव का कोई देशी आदमी गुजर जाए तो उसको बोलेंगे मृत्यु होगी उसकी। ठीक है। तो मृत्यु और निधन में यह अंतर है। इसके अंदर भी देखो, मरने के अंदर भी कितने शब्दों की का अलगाव किया है। देखो, निधन, मृत्यु, कोई नॉर्मल आदमी मर जाए बोले मृत्यु होगी, कोई हाई लेवल का, कोई थोड़ा सा जिसके पास उसकी पहचान ज्यादा है बोले निधन हो गया। तो देखिए, किसी महान लोकप्रिय की मृत्यु को निधन बोलेंगे और किसी साधारण व्यक्ति को मृत्यु बोलेंगे। अब कंगाल और दीन में क्या अंतर है? मान लो कंगाल और दीन में डिफरेंस बता देता हूं आपको। कंगाल किसको बोलेंगे और दीन किसको बोलेंगे? कंगाल का मतलब है कि उसके पास, कंगाल का मतलब है उसके पास भोजन खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। और दीन का मतलब होता है कि वो गरीबी के कारण दूसरों पर आधारित है। गांव के अंदर आप देखते हैं अधिकतर लोग दीन मिलते हैं, कंगाल तो नहीं कह सकते। जिसके पास घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है उसको हम कंगाल बोलते हैं। कंगाल का मतलब जीरो। यदि आप माइनस बोल दे तो कोई गलत नहीं है। अवरोध और अड़चन में क्या मतलब है? अवरोध और अड़चन, अवरोध जानबूझकर होता है। जानबूझकर का मतलब आपको मैं बता देता हूं। गाड़ी धीरे चलाएं, आगे अवरोध है।
अवरोध का मतलब क्या होता है? ब्रेकर है, ऑलरेडी सेट किया हुआ है, पहले से ही है। अवरोध का मतलब ब्रेकर। अब वो क्या है? वो ऑटोमेटिक थोड़ी आ गया, उन्होंने जानबूझकर किया है भी यहां पर गाड़ी धीरे चलानी है और यहां पर ब्रेकर है और पहले से ही फिट है, वहां सेट किया हुआ है, जानबूझकर रहे भी यहां इतनी दूरी के अंदर। अड़चन का मतलब है चलते चलते कोई समस्या आ गई अपने, उसको अड़चन बोलेंगे। ठीक है, अचानक आई कोई बाधा, उसको हम अड़चन बोलेंगे। मैं अभी थोड़ा देरी से आऊंगा, मेरे ये समस्या आ गई, उसको आप अड़चन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, पूजा और अर्चना में क्या अंतर है? पूजा और अर्चना में क्या अंतर है? मान लो मैं मंदिर में गया, मैंने प्रसाद चढ़ा दी, मैंने फूल चढ़ा दिए, मैंने फल फ्रूट और चढ़ा दिए, और वो चढ़ाते ही मैं वापस आ गया, उसको अर्चना बोलेंगे। मैंने वो चढ़ाया और साथ में हाथ जोड़ के और अंतरात्मा से मैंने ये कहा कि मेरा ये काम होना चाहिए या मैं आपसे सुख शांति की कामना करता हूं, वो पूजा है। अर्चना मतलब समान समान चढ़ाया है, प्रसाद प्रसाद चढ़ाई है, और यहां पर पूजा का मतलब है भाव भी है, आंतरिक भावनाएं बोल रही है, भाव है, उसको पूजा बोलेंगे। वरना अधिकतर लोग अर्चना करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? मैं यदि कोई पत्थर है मेरे हाथ में और मैं फेंक देता हूं, अस्त्र है, और मेरे हाथ में कोई चाकू है और मैं किसी को मार रहा हूं, शस्त्र है। स का मतलब साथ में है। तो देखिए, अस्त्र, अस्त्र बोलेंगे फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, शस्त्र हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार। अब देखो, तलवार हाथ में लेकर चलाएंगे तो ये शस्त्र है, स का मतलब साथ में, और तीर और जो भाला है ये फेंक कर चलाए जाते हैं, तो अस्त्र बोलेंगे इसको। अगला प्रश्न है, अवस्था और आयु में क्या अंतर है? अवस्था और आयु, मेरी आयु 100 वर्ष है, मेरी आयु 70 वर्ष है, वो आयु है, जन्म से लेके मृत्यु तक का काल, उसको हम बोलेंगे आयु। अवस्था का मतलब होता है कि पहले शिशु अवस्था, उसके बाद में मान लो आपकी जो अवस्थाएं, किशोर अवस्था बोलोगे या प्रौढ़ अवस्था बोलोगे, ये जो स्टेप है आपके, उसको अवस्था बोला जाएगा। एक जीवन के अंदर जो 4, 5, 3 जितनी अवस्थाएं होती है, 20-20 साल की, 15-15 साल की, 6 साल की, 8 साल की, जो अलग अलग राइटरों ने अलग अलग कही है, उनको आप अवस्था बोलोगे। जीवन, शरीर, पदार्थ की स्थिति अवस्था, आयु जीवन की पूरी अवधि। अब देखो, इस अवधि का क्या मतलब है? ये भाषा से संबंधित है, अवधि भाषा। ये अवधि का मतलब होता है भी मैंने आज 40 मिनट का मेरा क्लास पढ़ाने का पीरियड था, इसको बोलेंगे अवधि, समय अवधि, ड्यूरेशन, और इसका मतलब है लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ाया। आप कोशिश करना कि आपके ये वीडियो आप शेयर करो, और साथ में यदि किसी के कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो कारक का है, चाहे वो संधि का है, चाहे वो समास का है, चाहे वो उपसर्ग का है, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उनको अच्छे तरीके से देखो। और उसके बाद में देखो, मैंने मान लो इसमें कम उदाहरण लिए हैं, एक वीडियो और बना देंगे, उसके बाद में आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो एक पेज अपना खाली छोड़ दो, उसमें अपना अच्छे तरीके से बना लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस